हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का कुछ नंबर करेंगे। अब तक हम स्टेप 9 तक पढ़ चुके हैं। आज हम उसके आगे करेंगे और कुछ स्टेप 9 तक कुछ नंबर करेंगे। शायद ये हमारा 4th वीडियो है इस चैप्टर का। अब बुक ओपन करो, पेज स्कैनर है, पीछे तरफ आ जाओ, बुक के बैक साइड तरफ, लास्ट तरफ, पेज S.71 S.71 का नंबर 2। तो उसमें लिखा हुआ है C and D were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. On 28th February 2016, the firm was dissolved after transferring assets other than cash and outside liabilities to realization account. मतलब एसेट कैश को छोड़कर और बाकी आउटसाइड लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। मतलब स्टेप 1 और स्टेप 2 हो चुका है। हमको स्टेप 3 ऑनवर्ड एंट्री करना इन फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स का। देखो बिट 1 में लिखा है a creditor for 2 lakh accepted a building of 2,80,000 at 2,20,000 and paid the firm 20,000. हमारा एक क्रेडिटर जिसको हमको देना था 2 लाख रुपया, वो हमारा बिल्डिंग ले लिया, या हमने उसको अपना बिल्डिंग दे दिया। बिल्डिंग का बुक वैल्यू 2,80,000 है, लेकिन वो बोला मैं इसको लूंगा 2,20,000 पे, और 20,000 वो हमको पे किया। जो 20,000 वो हमको पे किया उसका एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिटेड और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। बाकी 2 लाख का एंट्री नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको लिखाया था स्टेप 3 का केस 1 में, केस 3 में, स्टेप 3 का केस 3 में अगर एक एसेट को एक क्रेडिटर ले जाएगा तो एंट्री नहीं होगा, लेकिन वो जो 20,000 रुपया हमको दिया उसका एंट्री होगा। तो बिट ए में खाली एक ही एंट्री होगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। बिट बी, a second creditor for 75,000 accepted a furniture at 60,000 in full settlement of his claim. यहां भी वही है, एक क्रेडिटर एक एसेट को ले गया और फुल सेटलमेंट में ना उसने पैसा दिया ना हमने उसको पैसा दिया। तो यहां पर स्टेप 3 का केस 3 प्योरली अप्लाई होगा, तो नो एंट्री। बिट बी में नो एंट्री होगा। बिट सी, a third creditor amounting to 80,000 accepted 20,000 in cash। एक क्रेडिटर को हम कैश पे किए 20,000 रुपया, एन इन्वेस्टमेंट ऑफ
the book value 65,000 in full settlement of his claim. तो क्रेडिटर को हम यहां पर कैश भी दिए और इन्वेस्टमेंट भी दिए। तो इन्वेस्टमेंट जो दिए उसका एंट्री नहीं करेंगे, हम जो कैश पे किए उसका एंट्री करेंगे। हाँ ठीक है, तो इसका एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। इन्वेस्टमेंट का एंट्री क्यों नहीं किए, उसके लिए स्टेप थर्ड का केस थर्ड आ रहा है कि अगर एक पार्टनर एक एसेट को ले जाएगा तो कोई एंट्री पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर और इन्वेस्टमेंट दोनों को हम स्टेप 1 में और स्टेप 2 में रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं, तो उनका अकाउंट क्लोज हो चुका है और उनके लिए एंट्री नहीं होगा। बिड्डी लॉस ऑन डिसोल्यूशन 7,500, इसका तो मालूम है आपको, जो लॉस होता है रिलेशन अकाउंट से उसी को बोलते हैं लॉस ऑन डिसोल्यूशन। उसको हम पार्टनर में डिवाइड करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उसका एंट्री होगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, और रेशियो है 3:2, तो 3:2 में डिवाइड करेंगे। सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 4,500 से और डी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 3,000 से। ठीक है, समझ में आया नंबर 2। अब नंबर 3, हाँ बिट 1 में है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 800। कौन पे किया, कौन बियर किया, कुछ लिखा नहीं है, तो क्या मानते हैं फर्म पे किया, फर्म बियर करेगा। तो इसका एंट्री आपको मालूम है, ये केस 1 आएगा एक्सपेंसेस का। केस 1 एक्सपेंसेस को हम पढ़े थे शायद स्टेप 7 या 8 में, देख लेना, स्टेप 7 या 8 में पढ़े थे। तो ये एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन का केस 1 आएगा। अगर सिंपल एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। बिट 2, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ 800 were paid by प्रभु अ पार्टनर, तो इसका एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रभुज कैपिटल अकाउंट। एक्सपेंसेस का मैं आपको 4 केस दिखाया था, इसमें सेकंड केस आएगा। थर्ड केस, गीता अ पार्टनर was appointed to look after the dissolution work for which she was allowed a remuneration of 10,000। ये थोड़ा नया है, ये सुनने का समझ लो। इस क्वेश्चन में गीता जो कि पार्टनर है उस पार्टनरशिप फर्म की, उसको अपॉइंट किया गया कि भाई रिजोल्यूशन का सारा काम तू करेगी, जितना एसेट बेचना है तू बेचेगी, जितना लायबिलिटी पे करना है पे करेगी, सब काम तू करेगी, और इस काम के लिए हम तेरे को 10,000 रुपया देंगे। बाकी पार्टनर बोले गीता को, गीता मान गई, तो ये 10,000 रुपया फर्म का खर्चा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू गीता's कैपिटल अकाउंट, गीता को मिलेगा 10,000। फिर आगे बोलता है गीता एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस, गीता बोली ठीक है सारा काम मैं करूंगी और जो भी खर्चा होगा डिसोल्यूशन पे मैं दूंगी। एक्चुअल एक्सपेंसेस 9,500 were paid by गीता,
तो एक्चुअल खर्चा हुआ 9,500 और उसको गीता पे की, तो इसमें केस 4 आ जाएगा। ये 9,500 के लिए केस 4 आ जाएगा कि ये 9,500 गीता को सहना है, पार्टनर को सहना है और पे भी पार्टनर ने किया, तो इसके लिए केस 4 आ जाएगा। तो इसका कोई केस 4 का कोई एंट्री नहीं होता है। आपको याद है ना, डिसोल्यूशन का मैं डिसोल्यूशन एक्सपेंस का 4 केस लिखाया था, इसमें ये 9,500 के लिए 4th केस आएगा। बिट 4, जानकी a partner agreed to took over the dissolution work for a commission of 5,000। यहाँ पर जानकी जो कि एक पार्टनर है वो बोली कि डिसोल्यूशन का सारा काम मैं करूंगी और मुझको 5,000 रुपया फॉर्म से मिलना चाहिए। फॉर्म बोला ठीक है, तो सारा काम कर, हम तुमको 5,000 रुपया देंगे। तो 5,000 का एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू जानकी कैपिटल अकाउंट 5,000। फिर जानकी एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस, एक्चुअल एक्सपेंसेस 5,500 were paid by मोहन another partner on behalf of जानकी। जो भी खर्चा एक्चुअली में आया 5,500, इसको लेकिन पे किया मोहन। अगर जानकी पे की होती तो कोई एंट्री नहीं होता बिट 3rd की तरह, ये 5,500 का कोई एंट्री नहीं होता। बट यहां तो मोहन पे किया है जानकी के बिहाफ में, तो मोहन जानकी से लेगा, इसलिए जानकी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और मोहन का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, जानकी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और मोहन का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 5,500 के लिए। बिट 5, ए पार्टनर कविता agreed to took over the dissolution process for a commission of 9,000। एक पार्टनर कविता बोली कि डिसोल्यूशन का सारा काम मैं करूंगी और मुझको 9,000 रुपये फॉर्म से मिलना चाहिए। फॉर्म बोला ठीक है, उसका एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कविता's कैपिटल अकाउंट 9,000। कविता agreed to bear the dissolution expense। Kavita took over the furniture of 9,000 for her commission। Furniture had already been transferred to realization account। ठीक है, कविता क्या बोली कि वो फॉर्म का फर्नीचर को जो कमीशन मिलना चाहिए उसके बदले में वो फॉर्म का फर्नीचर ले लेगी, तो इसका एंट्री होगा कविता's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। कविता's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये सिंपल एसेट टेकन बाय पार्टनर है, ये सिंपल एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर है ना। ठीक है, ये जो 9,000 है फर्नीचर वाला, इसका एंट्री होगा कविता कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, देखो इस बिट में मैं 2 एंट्री लिखा है, दोनों एंट्री एक दूसरे का रिवर्स है, अमाउंट भी सेम है, तो ये दोनों एंट्री नहीं भी करोगे तो चलेगा, ये दोनों एंट्री नहीं भी करोगे तो चलेगा, नहीं कर देना बेटर है। हुआ, हाँ। फिर अ डेटर रविंदर फॉर 19,000 एग्री टू पे द डिसोल्यूशन एक्सपेंस विच वेयर 18,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। ये तो आ गया
एक क्रेडिटर हमारा एक एसेट ले गया, ये एक तरह से क्या हुआ, एक क्रेडिटर हमारा एसेट ले गया। Debtor Ravinder for 19,000 agreed to pay the dissolution expense. अच्छा, which were, oh sorry, इसमें एक डेटर हमारा खर्चा पे कर रहा है, सॉरी एक डेटर हमारा खर्चा पे कर रहा है, तो इसका भी कोई एंट्री नहीं पास करने से हो जाएगा, इसका एंट्री होगा नो एंट्री। ठीक है। अच्छा, अब नंबर 4, Ravi and Mukesh were partners in a firm, sharing profit and losses equally. On 31st March 2019, their firm was dissolved. On the date of dissolution, the balance sheet showed stock of 60,000, creditor 70,000। यहाँ स्टॉक 60,000 का है, क्रेडिटर 70,000 का है। जिस दिन फर्म डिसॉल्व हुआ उस दिन फर्म के पास स्टॉक था 60,000 का, स्टॉक था 60,000 का। जिस दिन फर्म डिसॉल्व हुआ उस दिन फर्म के पास स्टॉक था 60,000 का और क्रेडिटर था 70,000 का। स्टॉक था 60,000 का और क्रेडिटर था 70,000 का। अब बिट 1 में लिखता है रवि जो पार्टनर है वो 40% स्टॉक लिया 20% डिस्काउंट में। बिट 1 बोलता है कि रवि 40% लिया, 40% कितना आएगा 24,000। 60,000 का 40% कितना आएगा 24,000। वो लिया 24,000 का स्टॉक, कितना डिस्काउंट में 20% डिस्काउंट में। इसका डिस्काउंट आएगा 24,000 का 20%, 4,800 आएगा, 4,800 आएगा। तो कितना में वो लिया 19,200 में, 19,200 में लिया। तो इसका एंट्री होगा, सिंपल एंट्री होगा रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये अमाउंट से होगा 19,200 से होगा। ये एक्चुअली आ रहा है स्टेप 3 का केस 2। फर्म का एक एसेट पार्टनर ले गया, फर्म का एक एसेट पार्टनर ले गया और उसमें कौन सा वैल्यू लिखते हैं एग्रीड वैल्यू, जितना में वो लिया तो इतना में लिया वो, तो ये वैल्यू लिखेंगे। ठीक है। फिर 30% of the total stock was taken away over by a creditor। 30% स्टॉक क्रेडिटर ले गया, 30% स्टॉक क्रेडिटर ले गया। इसके लिए तो नो एंट्री है, इसके लिए नो एंट्री है ना। ये बिट 1 था, बिट 1 की बिट 1 कुछ भी था,
बिट 1 था, ये बिट 2 था, तो बिट 2 के लिए कोई एंट्री नहीं है। बिट 1 के लिए एंट्री में क्या बताया था आपको, रवि लिया था, रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। रवि एक पार्टनर है, रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, और इसमें अमाउंट आएगा 19,200 एग्रीड वैल्यू। अब बिट 2 के लिए एंट्री होगा नहीं, ठीक है। बिट 3, रिमेनिंग स्टॉक were sold for cash at a profit of 25%। रिमेनिंग स्टॉक कितना बचा, रिमेनिंग स्टॉक बचा 30%, क्योंकि 40% को रवि ले गया था, 30% को एक क्रेडिटर ले गया, तो 40-30 ऐड करने से 70% स्टॉक गया, तो कितना स्टॉक बचा, 30%। 30% कितना आएगा, 24,000। 30% कितना आएगा, 24,000। इसको हम क्या किए, मार्केट में बेचे। कितना प्रॉफिट में, 25%। ये बुक वैल्यू है, हम प्रॉफिट हमारा है 25%। 25% मतलब 1/4 मतलब 6,000, 1/4 मतलब 6,000। तो ये 24,000 का स्टॉक हम 30,000 में बेचे, तो इसका एंट्री होगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए इसमें अमाउंट दिया है 22,500, 22,500, 40, 30, 70, 30। ओहो, मैं यहां गलती किया, मैं 30% लिखा 24,000, ये 24,000 नहीं होगा, यहां मुझसे थोड़ा सा गलती हुआ। 30% तो आएगा 18,000 आएगा, 30% तो 18,000 आएगा। इसको हमने बेचा प्रॉफिट ऑफ 25%, तो 18,000 का 1/4 4,500 आएगा, प्रॉफिट आएगा 4,500। इसको इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 22,500। इसको हम मार्केट में बेचा, तो इसका एंट्री होगा कैश, इसका एंट्री होगा कैश और बैंक, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट 22,500 है। ये बिट 3 का एंट्री होगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट 22,500 हुआ। अच्छा, अब बिट 4 में लिखा है रिमेनिंग क्रेडिटर वेर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। हाँ,
रिमेनिंग क्रेडिटर वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। देखो बच्चे लोग, कौन क्रेडिटर हमारे 70,000 के थे, क्रेडिटर हमारे 70,000 के थे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्रेडिटर हमारे 70,000 के थे, और इसमें से बिट 2 में लिखा था कि एक क्रेडिटर 20,000 का वो हमारा स्टॉक ले गया 30%। एक क्रेडिटर 20,000 का वो स्टॉक ले गया वो कुछ भी लिया, छोड़ो। तो कितने क्रेडिटर बचे? 50,000। ये बिट 2 में आ चुका था, तो बिट 5 में ही बिट 5 के लिए इतने स्टॉक बचे, इतने क्रेडिटर बचे। बिट 4 के लिए, बिट 4 के लिए, बिट 4 के लिए कितने क्रेडिटर बचे? 50,000। और इसको हम पेमेंट किए 10% डिस्काउंट, तो 50,000 का 10% निकालेंगे तो 5,000 आएगा। 5,000 डिस्काउंट में हम पेमेंट किए, तो हम कितना पेमेंट किए? 45,000। कितना पेमेंट किए? 45,000। तो इसका एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक 45,000। ये बिट 4 में आएगा। समझ में आया बच्चे लोगों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे लोगों? तो एंट्री का मैंने अभी आपके साथ 3 नंबर किया, और कुछ नंबर दे रहा हूं जो आप करोगे। ये स्कैनर में देखो, एंट्री का क्वेश्चन नंबर 8 तक है, तो 2, 3, 4 हमने कर लिया। अब 5 से 8 आप करोगे। 5 से 8, 9 नंबर क्वेश्चन 1 मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें एक बिट स्टेप 9 के बाद वाला था, वो मैंने इसलिए नहीं किया। उसी प्रकार आप भी देख लेना, मैं जब भी होमवर्क दे रहा हूं स्कैनर का, पेज S.72, क्वेश्चन 5 टू क्वेश्चन 8, तो स्टेप 9 तक का जो क्वेश्चन रहेगा वही करना। अगर बाई चांस कोई 1-2 बिट आ जाएगा स्टेप 9 के बाद वाला, तो वाला मत करना। कहने का मतलब, अगर कोई बिट आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि स्टेप के 9 के बाद वाला होगा, तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, तो वाला छोड़ देना, वो बाद में करना है आपको, क्योंकि स्टेप 9 ऑनवर्ड मैंने अभी पढ़ाया नहीं आपको। और कुछ डाउट होगा मेरे को फोन करना, ठीक है? तो ठीक है बच्चे लोगों, कितना ध्यान रखना कि स्टेप 9 तक आपको याद होना चाहिए, तभी ये नंबर आप सिंसियरली कर पाएंगे। अगर स्टेप 9 तक आपको याद नहीं है तो पहले स्टेप 9 तक याद कर लीजिए, आप अच्छे से समझ लीजिए, और जरूरत पड़े तो मेरा वीडियो और एक बार देख लीजिए स्टेप 9 तक का, उसके बाद ये नंबर कीजिए। ठीक है? फिर भी कुछ डाउट अगर रह जाता है, यू आर फ्री टू कॉल मी एट एनी टाइम। ओके, हैव अ नाइस डे।